नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ शहर भर में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की जा रही है। दरअसल भगवान सहस्त्रबाहु पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है और पोस्टर में धीरेन्द्र शास्त्री से माफी मांगे जाने की बात लिखी गई है। उस पोस्टर के माध्यम से ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज हो, अन्यथा वो माफी मांगे। आपको बता दें कि एक कथित बयान को लेकर ये पूरा मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर टिप्पणी की गई थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से और इस पर नाराजगी है उनके मानने वालों में, उनके अनुयायियों में, और इस बात को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि इस पर पहले एक बार सोशल मीडिया पर माफी की बात सामने आई थी, लेकिन ऐसे में बात बनी नहीं, क्योंकि अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उसमें जो अब तक बात सामने आई है वो ये कि या तो मीडिया के सामने आकर या वीडियो के माध्यम से वो माफी मांगे। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, सोशल मीडिया पर एक लाइन लिख देने से वो बात बनेगी नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि इससे पहले साईं बाबा को लेकर विवाद में आए थे, अब भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर उनका नाम विवाद में है और उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उस पर आपत्ति है। पोस्टर्स लगाए गए हैं भोपाल में और ये पोस्टर्स पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर किए जाने की मांग करते हैं और ऐसे में इन पोस्टर्स का आखिर क्या परिणाम होगा। भगवान सहस्त्रबाहु पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का विरोध और इसके कारण पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज की जाए और मुर्दाबाद के भी नारे वहां पर लगाकर पोस्टर्स लगाए गए हैं। भोपाल में कई जगह पर इस तरह के पोस्टर्स देखे गए हैं और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो विवाद है वो काफी पहले से शुरू हो गया था और इस विवाद को लेकर माफी मांगी गई। सोशल मीडिया पर एक लाइन से माफी मांगी गई थी, लेकिन उस पर समाज को आपत्ति थी। उनको लेकर इस पूरे मामले में या तो वीडियो या मीडिया के सामने आकर माफी मांगे जाने की बात कही गई थी। हालांकि अब ये कुछ दिन के बाद अचानक से पोस्टर्स लगाकर इस मामले में और बात गर्मा गई है। बात करेंगे हमारी सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंजना, अगर बात करें इस पूरे विवाद की तो ये काफी पहले से चला रहा विवाद है। जब उनका बयान सामने आया था उसके बाद सोशल मीडिया पर एक लाइन के माध्यम से उन्होंने लिखा भी था कि किसी को अगर दुख पहुंचा है, किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो माफी चाहता हूं, लेकिन समाज की तरफ से वीडियो या मीडिया के सामने आकर माफी मांगे जाने की बात कही गई थी। उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई, अभी अचानक से पोस्टर्स सामने आ गए। जी आशीष, बिल्कुल परशुराम जयंती के दिन जो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उन्होंने मंच से ये बात कही थी और भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर और क्षत्रियों को लेकर जो बात कही थी उससे क्षत्रिय समाज का यही कहना है कि वो बेहद आहत भी है और इस तरह की बातें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं करनी चाहिए। एक समाज विशेष को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और तभी आप देखेंगे कि पोस्टर्स में इस तरह की टिप्पणी को हेट स्पीच उन्होंने बताया है और ये भी कहा है कि अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो फिर देश भर में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और बड़े स्तर पर जो आंदोलन है सड़कों पर वो भी क्षत्रिय समाज की तरफ से किया जाएगा और एक समाज विशेष के ऊपर इस तरह से टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये मामला करीब 1 से 1.5 महीने पुराना है आशीष, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब इस तरह की विरोध सामने आया था उसके बाद ट्विटर पर ये बात भी कही थी कि उन्होंने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा है, जो शास्त्रों में वर्णन है उसी बात का उन्होंने मंच से जिक्र किया है, लेकिन उनका उद्देश्य किसी को इस तरह से दुखी करना नहीं था, किसी समाज विशेष को आहत करना नहीं था। लेकिन उन्होंने जो भी बात कही है वो शास्त्रों के हिसाब से कही है, शास्त्रों में जिस चीज का वर्णन किया गया है वही बात उन्होंने कही है। लेकिन इसके बाद ये मामला थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन अभी फिर से
पूरे शहर में आप देखेंगे तो इसी तरह के जो पोस्टर है वो नजर आ रहे हैं, चाहे बोर्ड ऑफिस की बात करें, चेतक ब्रिज या फिर अन्ना नगर या फिर दूसरे चौराहों की बात करें, हर जगह पर इसी तरह के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं और हर व्यक्ति विशेष की नजर इस पर पड़ती हुई नजर आ रही है। और पोस्टर के जरिए इस तरीके से ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ रहा है और अब ये विवाद क्षत्रिय समाज का कहना है कि तब तक शांत नहीं होगा, ये बात तब तक शांत नहीं होगी जब तक सार्वजनिक मंच से, सार्वजनिक रूप से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी नहीं मांगते हैं, तब तक वो शांत नहीं रहेंगे। बिल्कुल रंजना, और ये विवाद अब आगे क्या और बढ़ेगा या फिर इस विवाद को खत्म करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मीडिया के सामने आएंगे या कोई वीडियो के माध्यम से वो इस पर माफी मांगते हैं? चूंकि सोशल मीडिया पर पहले उन्होंने शास्त्र सम्मत होकर ये बात कही गई है, ऐसा पहले सफाई दी थी। आप नजर बनाए रखें और इस मामले पर आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज से बीजेपी एक बड़ा अभियान शुरू करने वाली है छत्तीसगढ़ में। चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए अभियान चलाएगी। दरअसल भाजपा का प्रदर्शन होना है। आज से 24 मई तक ये अभियान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान, आदिवासी और गौठान के मुद्दे पर चौपाल लगाई जाएगी। जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर यह अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जाएगा और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति है। रेंज ऑफिस, डीएफओ कार्यालय का घेराव होगा और अगले 1 महीने में गांव-गांव में चौपाल लगाई जाएगी। और इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। तनु, चलबो गौठान खोलबो पोल, क्या है मकसद और क्या है इस अभियान के बारे में डिटेल्स अपने पास? जी देखिए, गौठान को लेकर भाजपा ने अब राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश की जो राज्य सरकार वो जो है गौठान के नाम पर ग्रामीण जनता को जो है ठगने का काम कर रही है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण के लिए प्रदेश व्यापी चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत करी और इस अभियान की शुरुआत आज से होगी और ये अभियान जो है 24 मई तक चलेगा, जिसमें हर मंडल के नेता कम से कम 10 गौठानों का निरीक्षण करेंगे और वहां की ग्रामीण जनता से मुलाकात कर गौठानों की जो है जमीनी हाल जो है वो पता करेंगे और इसके साथ ही मौके पर एक प्रपत्र भी तैयार किया जाएगा जिसमें गौठानों की सुविधाओं का जिक्र किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और अगली खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भूमिहीन कृषि मजदूरों को सौगात देने वाले हैं। 21 मई को भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम के माध्यम से साल की पहली किश्त जारी की जाएगी और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के 5,63,576 भूमिहीन कृषि मजदूर इससे लाभान्वित होंगे और करीब 112 करोड़ 71,52,000 रुपए का हितग्राहियों को ट्रांसफर किया जाएगा उनके खाते में। 21 मई को यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और पहला जो भुगतान है, पहली जो किश्त है वो जारी की जाएगी। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, इस वक्त क्या जानकारी और मिल पा रही है इस कार्यक्रम को लेकर? क्या कुछ इस कार्यक्रम में होगा और जो भूमिहीन मजदूरों के लिए ये पहली राशि, पहली किश्त माफ कीजिएगा, जो ट्रांसफर की जा रही है, क्या कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कितने लाभान्वित होंगे, कैसे, और इसके बारे में डिटेल सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही है? देखिए, बताना चाहूंगा कि दुर्ग संभाग का ये सम्मेलन आयोजित होने वाला है। भरोसे का सम्मेलन इसका नाम दिया गया है क्योंकि जो इसके पहले भी सम्मेलन हुए संभागीय स्तर पर हुए थे। दुर्ग संभाग का ये पहला आयोजन होने जा रहा है। पाटन विधानसभा के ग्राम सांकरा में आयोजन होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन ये आयोजन होने वाला है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि का दिन भी है। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए, खास बनाने के लिए कई आयोजन जो किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री इसमें शामिल होंगे। ग्राम सांकरा में इसकी युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे थे, तैयारियों का जायजा लिए थे। यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचने वाले थे, लेकिन जो कर्नाटक में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है इसलिए वे नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन पूरा जो आयोजन होगा बेहद खास होगा। राजीव गांधी मितान योजना चल रही है, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूरों की योजना चल रही है। ऐसी और भी
भी योजनाएं हैं जिनका किस्त जो है वो इस दिन जारी की जाएगी और साथ ही जो है महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय की भी आधारशिला रखी जाएगी। ऐसे कई आयोजन हैं जो इस दिन को बेहद खास बनाएंगे। युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई है, हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस आयोजन को खास बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली थी। वो सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किए हैं और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए मिथिलेश। आगे और डिटेल्स आपसे लेंगे इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और बढ़ते आगे, श्योपुर से एक बड़ी खबर, एक हादसे की खबर आई। दरअसल ट्रैक्टर से तेज रफ्तार कार के टकरा जाने की वजह से ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। कार और ट्रैक्टर ड्राइवर दोनों ही घायल हैं इस हादसे में। श्योपुर के कोटा हाईवे पर यह हादसा हुआ है और राजस्थान की ओर से ये बस श्योपुर की ओर जा रही थी और इस दौरान ये हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर, कार ड्राइवर दोनों ही को चोट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए इस हादसे में और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। और इस हादसे में घायल दोनों ही ड्राइवर्स को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रैक्टर से जब कार की टक्कर हुई तो ट्रैक्टर 2 टुकड़ों में बंट गया और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हादसे के वक्त कार का इंपैक्ट था, जो कार की टक्कर थी वो कितनी जबरदस्त थी और तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर से टकराई। श्योपुर से यह पूरा मामला हादसे का सामने आया और आपको बता दें कि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक और कार चालक दोनों ही को चोट आई है और इस हादसे के चलते घायल दोनों ही ड्राइवर्स को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। राजस्थान की ओर से श्योपुर की तरफ जा रही इस कार की रफ्तार काफी तेज रही होगी, जो ट्रैक्टर के 2 टुकड़े इस हादसे में हो गए। और सतना से बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। खड़े ट्रक के पीछे से एक और ट्रक आकर टकरा गया और इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई और करीब 2 घंटे तक ड्राइवर का शव इसमें फंसा रहा और रेस्क्यू करके शव को बाहर निकाला गया। दरअसल कंचरपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। सुबह 3 बजे की यह दुर्घटना बताई जा रही है और खड़े ट्रक के पीछे से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से उस केबिन में फंसे ड्राइवर की बॉडी को बाहर निकाला जा सका। और बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर बड़वानी से, जहां एक डंपर ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए लेकिन चालक की जान यहां बच गई। दरअसल ये पूरा मामला खंडवा के वडोदरा मार्ग का है, जहां वडोदरा मार्ग के करी गांव के पास यह हादसा हुआ। मामूली चोट जरूर आई है चालक को, लेकिन हादसा काफी भयानक दिखाई दिया, चूंकि कार की जो स्थिति है उसे देखकर यहां पर कोई भी नहीं है कहेगा कि ड्राइवर इसमें बच पाया होगा। चूंकि अच्छी बात है वो बच गया, लेकिन यह हादसा बहुत ही खतरनाक था और कार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डंपर चालक मौके से फरार है। और अब बात नोटबंदी की। जी हां, एक और नोटबंदी भारत सरकार की तरफ से, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी यानी 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला लिया है और रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट अब लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन सर्कुलेशन से अभी इसे बाहर कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंक्स को यह सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से सर्कुलेशन से बाहर किया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है। हिजबुत तहरीर के गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक इन लोगों की योजना एमपी को दहलाने की थी। फंडिंग के तार दुबई के एक कारोबारी से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में रिपोर्ट देखिए। गौर से देखिए, ये वही संदिग्ध आतंकी हैं जिनके खतरनाक मंसूबों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। एटीएस ने हिजब उत तहरीर के 16 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 10 भोपाल और एक संदिग्ध छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। हर खुलासा इनके खौफनाक इरादों को बयां कर रहा है।
धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के दहशत के प्लान के बाद अब इनकी एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इन संदिग्ध आतंकियों की योजना एमपी को दहलाने की थी और इसके लिए इन्हें दुबई तक से मदद मिल रही थी। एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। जिम ट्रेनर HUT का था सुसाइड बॉम्बर। धमाका करना चाहते थे आरोपी। पत्नियां मैसेज पहुंचाने का करती थी काम। फंडिंग के मामले में भी एटीएस के हाथ लगी बड़ी जानकारी। दुबई के कारोबारी से मिल रही थी मदद। हवाला के जरिए होती थी फंडिंग। ट्रेनों में फर्स्ट एसी में करते थे आतंकी सफर। महंगे लैपटॉप और गैजेट भी मिले थे। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां इन पर शिकंजा कसने लगी हैं। ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इन संदिग्ध आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 10 संदिग्धों की पुलिस रिमांड 24 मई तक बढ़ा दी है, जबकि इस 6 संदिग्धों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इन संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से 7 ने धर्म परिवर्तन किया था। ये लड़कियों को भी लव जिहाद के जाल में फंसा रहे थे। भोपाल का एक प्रोफेसर सौरभ भी इस संगठन में शामिल होकर सलीम बन गया था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये ब्रेन वॉश करते हैं और इस साजिश में भगोड़ा जाकिर नाइक भी शामिल है। एटीएस आतंक के इस खेल के खात्मे में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 मीटिंग और क्वाड सहित 3 प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अपने जापानीज समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने हिरोशिमा और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। जापान में ही क्वाड देशों के नेताओं की तीसरी बैठक भी हुई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हिरोशिमा की ये प्रतिमा बेहद महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। शांति और सद्भाव के गांधीवादी आदर्श विश्व स्तर पर गूंजते हैं और लाखों लोगों को ताकत देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हिरोशिमा नाम सुनते ही आज भी दुनिया कांप जाती है। उन्होंने कहा कि G7 समिट की इस यात्रा में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिला है। आज विश्व जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। बढ़ते आगे, पाकिस्तान में जारी सियासी उबाल कैसे शांत हो, इसे लेकर अब पाकिस्तान से बाहर भी कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तानी अमेरिकियों ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए अमेरिकी नेतृत्व से हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है। तारीख 9 मई, दोपहर करीब 3 बजे का वक्त। जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पाक रेंजर्स ने इमरान को गिरफ्तार किया। कप्तान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान धधक उठा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, लाहौर, शहर दर शहर लपटें उठी तो शहबाज सरकार ने एक्शन की चाबुक उठा ली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध बताया और इमरान को रिहा कर दिया। बवाल इस पर भी मचा, गिरफ्तारी हुई तो रिहाई क्यों?
पीटीआई समर्थकों का उबाल सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित न रहा, अब अमेरिका में भी आवाज उठने लगी है। पाकिस्तानी अमेरिकियों ने ह्यूस्टन टेक्सास में फेडरल बिल्डिंग के सामने आवाज बुलंद की, हाथों में तख्ती जिस पर लिखा था वी आर विद यू कप्तान। पाकिस्तान का आंतरिक कलह कैसे शांत हो, पाकिस्तानी अमेरिकी इसकी खोज ढूंढ रहे हैं। हर जद्दोजहद की जा रही है, लिहाजा उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में हो रहे सबसे खराब मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बोलने के लिए अमेरिकी नेतृत्व की मांग करते हैं, जिसे हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। Pay-per-view relationship. We don't want that relationship anymore. We want them to speak up against the human rights violations happening in Pakistan right now, against the violation of democracy that's happening in Pakistan. So I want all the leadership of Pakistani leadership here in Houston to come forward and confront the local leadership right now. This is the time, please. इधर इमरान खान को मुल्क से बाहर भगाने के ऑफर मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इमरान पाकिस्तान में रहकर ही लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा शहबाज सरकार और फौज से बगावत की पिच पर इमरान कहां तक कप्तानी कर पाते हैं, क्योंकि इमरान हर बार आशंका जता रहे हैं उनकी हत्या तक की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपने बचाए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं।